प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे, जो कि 29 और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी बिहार को कई बड़े तोहफे देने वाले हैं, जो कि बिहार की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएंगे। पीएम मोदी अपने इस दौरे में पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन भी करेंगे, जो कि पटना एयरपोर्ट को कई मायनों में खास बना देगा। बिहार को नई उड़ान देने वाला यह फैसला होगा। पटना हवाई अड्डे का नया टर्मिनल तकरीबन 65,155 वर्ग मीटर में फैला हुआ है और बिजी आवर्स के दौरान 4,500 यात्रियों की तमाम सुविधाओं के साथ इस टर्मिनल में तमाम अलग व्यवस्थाएं भी होंगी। नया टर्मिनल 2 मंजिल का है, जिसमें ग्राउंड से यात्रियों को एंट्री मिलेगी, फर्स्ट फ्लोर से वो प्रस्थान कर पाएंगे। नए हवाई अड्डे के टर्मिनल में G+5 पार्किंग की सुविधा भी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने बिहार दौरे के दौरान कई सौगात देने वाले हैं। इसमें से एक बिहटा एयरपोर्ट के निर्माणाधीन यात्री टर्मिनल का शिलान्यास भी शामिल होगा। पीएम मोदी 29 मई यानी कि कल इस यात्री टर्मिनल का शिलान्यास करेंगे और इस टर्मिनल का कुल एरिया तकरीबन 68,000 वर्ग मीटर रहेगा, जिसमें कई सुविधाएं भी यात्रियों को मिलने वाली है। बिहार में डबल इंजन की सरकार है, वहीं बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पीएम मोदी का दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस दौरे में कुल 6 बड़ी सौगात पीएम मोदी बिहार को देंगे। इसमें पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के भवन का उद्घाटन भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार को नई सौगात देने वाले हैं। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होने वाला है और देखिए तैयारी पूरी हो गई है। अब सिर्फ सजावट जो है वो किए जा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री कल पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे, उसके लिए देखिए किस तरह से फूल से डेकोरेशन जो है वो जगह जगह पर किए जा रहे हैं। यह फ्लाइट के लिए है, यहाँ से आप हेल्प की इंक्वायरी ले सकते हैं, यहाँ पर आप फ्लाइट्स की इंक्वायरी कर सकते हैं, कौन सी फ्लाइट कितने बजे कहाँ जाएगी, उसके लिए तरह तरह से काउंटर्स बनाए गए हैं यहाँ पर। और ये देखिए रंग बिरंगे फूलों से जो है सजाई जा रही है पूरा ये पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल सज धज कर तैयार है प्रधानमंत्री के लिए। कल वो शाम को 4:30 बजे के लगभग यहाँ पहुँचेंगे और चूंकि उनका कार्यक्रम 5:30 बजे होना था, लेकिन एक घंटे जो कार्यक्रम है वो पहले हो गए हैं। और ये पूरा टर्मिनल के अंदर की वो तस्वीरें जहाँ प्रधानमंत्री खुद आएंगे, जहाँ प्रधानमंत्री को एक एक चीज़ की जानकारी दी जाएगी, वहाँ की एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24, पटना। कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को बंद कर दिया है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक के अपने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और इसीलिए कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई को भी बंद कर दिया है। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ विवादित टिप्पणी मामले में एमपी के मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसे लेकर के विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। मामले की जांच करे एसआईटी टीम ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दाखिल कर दी है। एसआईटी ने रिपोर्ट में बताया कि अब तक कुल 7 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इस रिपोर्ट में एसआईटी ने घटना से संबंधित वीडियो और मीडिया रिपोर्ट्स का भी अध्ययन किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरुण ठाकुर हैं, वकील हैं, जो कि विजय शाह के खिलाफ उन्होंने कैविएट अर्जी लगाई थी। क्या क्या एसआईटी ने बताया सुप्रीम कोर्ट को? सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी के द्वारा ये बताया गया कि हमें अभी टाइम कम मिला है और हमने इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई है वो भी सबमिट की है कि हमने ये स्टेप ले लिए हैं, जिसमें मोबाइल का सीजर, अकरेंस प्लेस का इन्वेस्टिगेट करना, दौरा करना, ये सारी चीज़ें और लोगों के एविडेंस भी वो कलेक्ट कर रहे हैं। तो वो सारे तथ्य रखे हैं और साथ ही कहा कि चूंकि अभी जांच एकदम प्राइमरी स्टेज पे है तो हम इसको पब्लिक। समय कितना दिया है सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को जांच पूरा करने के लिए? माना जाए कि जुलाई तक जांच पूरी करनी होगी एसआईटी को? नहीं, जो अगली डेट पे इनको एक रिपोर्ट जो अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन सब बिंदुओं पे इनको एक फिर से रिपोर्ट सबमिट, स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना। स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। कब तक दाखिल करना है? दाखिल करने के लिए जो अगली तारीख है उसके पहले फाइल करनी पड़ेगी। कब है अगली सुनवाई? अगली 2nd वीक ऑफ जुलाई। 2nd वीक ऑफ जुलाई यानी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो फौरी तौर पर राहत कही जा सकती है विजय शाह के लिए। चंडीगढ़ में कोविड से पहली मौत का मामला सामने आया है। चंडीगढ़ सेक्टर 32 के नागरिक अस्पताल में एडमिट कोविड पेशेंट ने आज सुबह दम तोड़ दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक कोविड पेशेंट को कुछ दिन पहले ही लुधियाना से चंडीगढ़ के सेक्टर 32 नागरिक अस्पताल में रेफर किया गया था।
कोविड जांच रिपोर्ट में मरीज पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसे आइसोलेट किया गया था। मरीज फिरोजाबाद यूपी का रहने वाला था, लुधियाना में काम करता था। GMCH 32 के डॉक्टर्स के मुताबिक संक्रमित मरीज को तत्काल आइसोलेट कर उसका इलाज शुरू किया गया, लेकिन गंभीर लक्षणों की वजह से उसे बचाया नहीं जा सका। अस्पताल में कोरोना की आशंका को देखते हुए 10 बिस्तर की एक विशेष आइसोलेशन यूनिट को तैयार किया है। पीजीआई और GMCH ने कोविड टेस्टिंग और निगरानी को बढ़ा भी दिया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें, खांसी, बुखार या जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर तत्काल जांच कराएं। रेफर तो पंजाब से ही हुआ था। ट्रैवल हिस्ट्री उसकी जो लास्ट 1 और 2 वीक्स की थी वो फिरोज़ाबाद यूपी की ही, क्योंकि शायद वहाँ का रहने वाला था। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने पहले ही इंस्ट्रक्शन जारी कर दी हैं कि फिर से तैयारी कर ली जाए, और सभी को लेटर्स भी आ चुके हैं मिनिस्ट्री की तरफ से कि सभी हॉस्पिटल्स को तैयार रखा जाए कि फिर से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी है, पर शायद वैसा वाला स्प्रेड नहीं होने वाला जैसा हमने पहले देखा है, क्योंकि वो पेंडेमिक था, पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था। अब ये कि किसी कंट्री, किसी स्टेट में रह जाएगा, दूसरी कंट्री में शायद नहीं होगा, इस तरह से होगा। बाकी डिपेंड करेगा कि हम स्प्रेड कितना रोक पाते हैं, कितना प्रिकॉशनरी रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए, कई प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें उत्तराखंड योग नीति को मंजूरी, राज्य को उद्योग का हब बनाए जाने का भी फैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 11 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण उत्तराखंड की पहली योग नीति को मंजूरी मिलना रहा। योग नीति के जरिए प्रदेश के 5 क्षेत्र को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा और इसी के साथ राज्य सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए लोन देने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही धामी कैबिनेट ने प्रोक्योरमेंट नियमावली में संशोधन किया है। राज्य में 10 करोड़ रुपए तक के विभागीय कार्यों को स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से करवाया जाएगा। इसके साथ ही हर एक श्रेणी में स्थानीय ठेकेदार के काम करने की सीमा को भी बढ़ाया गया। धामी कैबिनेट ने अटल आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने स्वास्थ्य योजना के तहत अस्पतालों को होने वाले भुगतान में भी विभाग को आ रही दिक्कत को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रुपए बतौर लोन देने के लिए मंजूरी दी। अस्पतालों को इसके जरिए भुगतान किया जाएगा। साथ ही देहरादून हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में तीमारदारों के लिए रहने खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टमेंट नीति हमारी 2021 में बनी थी, जो कि 30 जून 2025 तक थी, और अब ये नई नीति आज औद्योगिक विकास विभाग ने आज प्रस्तावित की थी, जिसमें माननीय मंत्रिमंडल द्वारा इसमें सहमति दी गई है। ये जो पॉलिसी है ये आगामी 5 साल के लिए प्रवृत्त रहेगी, और इसमें जो भी आवेदन होंगे इसके लिए, वो जो हमारा कैफ है उसके माध्यम से इसमें आवेदन होंगे। और इसमें मुख्यतः जो हमारे उद्योग लग सकते हैं उनको 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले है लार्ज इंडस्ट्री, उसको 50 करोड़ से लेकर के 200 करोड़ तक की इंडस्ट्री लार्ज की कैटेगरी में आएगी। अल्ट्रा लार्ज की कैटेगरी में 200 करोड़ से लेकर के 500 करोड़ तक, उसके अलावा मेगा में 500 करोड़ से लेकर के 1000 करोड़ तक, और अल्ट्रा मेगा में 1000 करोड़ से ऊपर तक की सीमा इसमें निर्धारित की गई है। उत्तराखंड में साल 2016 के दौरान हुए दल बदल पर सीबीआई ने जांच तेज कर दी। खास बात यह है कि सीबीआई ने अब दल बदल करने वाले विधायकों और प्रकरण से जुड़े हुए नेताओं को समन भेजा, जिसके बाद इनसे पूछताछ शुरू कर दी गई। खास बात तो यह है कि सभी नेताओं को अलग अलग दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया है। दल बदल करने वाले तत्कालीन विधायकों में कुछ विधायक इस वक्त सरकार में मंत्री भी हैं, कुछ बीजेपी में विधायक के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इंफॉर्मेशन के मुताबिक भाजपा के एक विधायक ने सीबीआई इस पूरे मामले में उनसे पूछताछ कर चुकी है, जबकि बाकी जो विधायक हैं और नेताओं को अलग अलग दिनों में बुलाया गया। इस मामले में मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि पूर्व सीएम हरीश रावत के खिलाफ सीबीआई में केस पेंडिंग है, जिसमें उनको गवाह बनाया गया है। नोटिस जारी, देखिए हरीश रावत जी के खिलाफ कोई सीबीआई में केस है और उसमें पहले भी एक बार हमारी गवाही हो चुकी है। अब दोबारा जो आईओ हैं उन्होंने फिर दोबारा गवाही के लिए सबको भेजा है कि साहब आप करके हम लोगों से कुछ लोगों को मालूम करना होगा घटना के बारे में, उस बारे में आया नोटिस। हिमाचल प्रदेश में एचपीपीसीएल चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत का मामला फिर से सुर्खियों में है। आज बीजेपी विधायक दल ने राज्यपाल को इसके लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें एचपीपीसीएल में भ्रष्टाचार की जांच ईडी से करवाने और पुलिस में अनुशासन के लिए एसपी शिमला को बर्खास्त करने समेत 5 बड़ी मांग की गई।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। इसी के साथ ही मामले को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज है। ज्ञापन में बीजेपी ने मांग की कि सुनिश्चित ये किया जाए कि विमल नेगी की मौत मामले में सबूतों से छेड़छाड़ ना हो और न ही सबूत नष्ट किए जाए। जयराम ठाकुर ने मामले में हिमाचल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले दिन से इस मामले में सबूत को छिपाने और मिटाने की बात कह रही थी। सरकार के लगातार इनकार के बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस मामले में अधिकारी एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने इन सभी मामलों की जांच कराने की मांग की है। वहीं बीजेपी ने अपने ज्ञापन में एचपीसीएल में भ्रष्टाचार की जांच ईडी से भी करवाने की मांग की है। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही। ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है? दिल्ली में लगातार अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का सिलसिला जारी है और इसी क्रम में बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की ड्राइव जारी है। देर रात दिल्ली पुलिस ने 10 और बांग्लादेशियों को पकड़ा। दिल्ली के रंगपुरी एक्सटेंशन में दिल्ली पुलिस का एक्शन लगातार जारी है। देर रात पुलिस ने 10 और अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों को पकड़ा। पकड़े गए अवैध बांग्लादेशियों में 5 पुरुष, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। पुलिस का सर्च अभियान लगातार जारी है। पुलिस लोगों के डॉक्यूमेंट्स की लगातार जांच पड़ताल कर रही है और इसी में देर रात पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जिसमें 10 बांग्लादेशी नागरिकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। दिल्ली पुलिस ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ खास अभियान चलाया। इस पहल के तहत दक्षिण पश्चिम जिले की टीमों ने 10 दिन के सत्यापन अभियान में 88 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को पहले भी पकड़ा था, जिन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया जारी है। अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ जो दिल्ली पुलिस की ड्राइव है वो बीते काफी टाइम से चल रही है और क्योंकि एमएचए की साफ तौर पर गाइडलाइंस है कि जो भी अवैध रूप से राजधानी दिल्ली में लोग रह रहे हैं उनकी पहचान की जाए और उनको देश से बाहर भेजा जाए, उनको डिपोर्ट किया जाए। ऐसे में तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं रंगपुरी एक्सटेंशन में और यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर स्लम एरिया में पहुंचे हैं और यहाँ पर लोगों से पूछताछ की जा रही है। उनके डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल्स हैं वो दर्ज की जा रही है। आप देख सकते हैं फॉर्म 12 जो है वो यहाँ पर लोगों से भरवाया जा रहा है और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहने वाले लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उनको दिखा रहे हैं पुलिस के जवानों को, उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो ड्राइव है वो अभी तक जारी है दिल्ली पुलिस की और अगले कुछ और दिनों तक देश की राजधानी दिल्ली में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ इसी तरह की जो ड्राइव है वो आपको चलती हुई दिखाई देगी। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण के साथ मैं इंदर यादव, भारत 24 दिल्ली। बलिया में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस एनकाउंटर में पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने पुलिस पर फायर की, जिसके बाद पुलिस के एक्शन में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रात तकरीबन 1:30 बजे जगन्नाथ चौधरी तिराहा से दादरी मेला जाने वाले रास्ते पर बदमाशों और पुलिस के बीच एनकाउंटर हुई। एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से जहां पर जख्मी हुआ, 2 बदमाश अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। पुलिस दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। घायल बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम रवि प्रकाश पांडे उर्फ रोहित पांडे बताया, तो वही बलिया की परसिया थाना का रहने वाला भी वो है। वहीं फरार आरोपियों का नाम आशुतोष यादव और आशु यादव बताया जा रहा है। घायल आरोपी रवि पांडे के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस और एक बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने बताया कि उन्हें मुखबिर से इन दोनों बदमाशों के होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने इन बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू किया। पुलिस को देखकर ये बदमाश फरार होने लगे। इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग भी की। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश को पैर में गोली लगी, जिससे भर्ती कराया गया, जबकि 2 बदमाशों की तलाश जारी। चेकिंग के दौरान 2 व्यक्ति आ
रहे थे मोटरसाइकिल से पुलिस की टीम के द्वारा उनको रुकने का इशारा किया गया, तो वो रुककर तेज़ी से अपनी गाड़ी को भगाने लगे। पुलिस के द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी घेराबंदी की गई, तो उनके द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस टीम के द्वारा अपनी सुरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। अभियुक्त की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक नाजायज पिस्टल और 1 अदद खोखा कारतूस, 3 अदद जिंदा कारतूस, 10,500 रुपये एवं एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घायल अभियुक्त को तत्काल अस्पताल भिजवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मई को कानपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कानपुर पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर से सीधा सीएसए परिसर पर उतरे। जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के साथ ही योगी ने अधिकारियों के साथ एक बैठक भी की है। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा के लिए सीएसए मैदान में पंडाल लगभग तैयार हो गया। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार तैयारी परख चुके हैं। पीएम मोदी की जनसभा में 50,000 लोगों को आना है। इसमें 27,000 सरकारी योजनाओं के लाभार्थी शामिल हैं। पंडाल में 30 ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जिनमें 10-10 भाजपा कार्यकर्ता व्यवस्था संभालेंगे। इसके लिए सभी 10 ब्लॉक्स के जनसभा स्थल तक लोगों को लाने के लिए 800 बसेस लाई जाएंगी। साथ ही सीएसए के आसपास जो पार्किंग स्थल है, जो पेयजल है, यातायात व्यवस्था, इसको दुरुस्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के समय व्यवस्था में लगाए गए कर्मचारी अधिकारियों की कोरोना जांच कराने की भी तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिए गए। अहिल्याबाई होलकर की जयंती के मौके पर बीजेपी मसूरी मंडल ने तिलक लाइब्रेरी में 4 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने किया। इस प्रदर्शनी में अहिल्याबाई होलकर के जीवनी के बारे में जानकारी दी गई। बड़ी संख्या में मातृशक्ति और स्कूली छात्र छात्राओं ने इस प्रदर्शनी में हिस्सा लिया, जो कि यहां पर प्रदर्शनी को देख अहिल्याबाई होलकर के जीवन से पूरी तरीके से प्रभावित नजर आए। उत्तराखंड में मसूरी में ये पहला कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी समय समय पर इसी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण के साथ ही कुशल शासक और कुशल कर प्रशासक के साथ ही समाज सुधारक भी रही हैं और आज समाज को उनसे सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा, अहिल्याबाई होलकर का जीवन संघर्षों से भरा रहा। उनके जीवन परिचय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 30 साल से अधिक मराठा साम्राज्य पर राज करने वाली अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण और कुशल प्रशासक के रूप में जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम करे जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम के संदर्भ में मसूरी मंडल द्वारा 10 दिवसीय कार्यक्रमों की शुरुआत की गई थी 21 मई को और समापन 31 मई को होगा। तो 21 और 22 मई के कार्यक्रम करने के बाद आज 28 मई को हमारे द्वारा एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है अहिल्याबाई होलकर जी के जीवन परिचय पर। और इस प्रदर्शनी में साफ दिखलाया गया है कि किस प्रकार से अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन संघर्षों से भरपूर रहा, किस प्रकार से उन्होंने 30 साल से अधिक मराठा साम्राज्य पर राज किया। और आज उसी के तहत मातोश्री अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को याद के उपलक्ष्य पे यहाँ पे आज पूरी प्रदर्शनी का कार्यक्रम किया गया है। लगातार 3-4 दिन का कार्यक्रम है जो मसूरी संगठन के माध्यम से यहाँ पे किया जा रहा है, क्योंकि मातोश्री अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक कुशल शासक, कुशल प्रशासक और एक अच्छे समाज सुधारक भी थी। उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना की चीज़ें भी हैं। तो उसी के तहत आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और संगठन इसको लगातार 3-4 दिन तक आयोजित करता है।